पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस फीमेल्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे उम्र के हिसाब से जिनसी तालीम आपके ख्याल में क्या होती है अस्मा? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बच्चे का वो एक अप्रोप्रिएट एज बता दी गई हुई है और वो सबसे बेस्ट एज होती है, ठीक है, बताने की, एक औरत के लिए भी और एक मर्द के लिए भी। और हम देखते हैं कि हमारी लड़कियां और लड़के दोनों को ही इसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं दी जाती और अक्सर ये समझा जाता है कि इनको तो पता ही है, इनको तो पता ही है कि क्या होना है और इन्होंने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होता है शादीशुदा जिंदगी के बाद। और जब हस्बैंड साहब के साथ वो अकेले का टाइम आया और बात हुई, ज़रा सा टच स्टार्ट हुआ, तो आप बिलीव करो कि एकदम जिसे कहते हैं शिवरिंग बॉडी में और सोच में कि ये तो गलत काम है, ये तो बहुत बुरा काम है, ब्यूटीफुल, क्योंकि वो तो खुद कर रहा है। हाँ तो हाँ आप उसकी बात को कैसे वैल्यू करोगे? हाँ हाँ। तो मैंने तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोके चीख के फौरन बोलना शुरू कर दिया, आप गलत बात कर रहे हैं, ये गंदी बातें होती हैं, आप ऐसी बातें मुझसे ना करें, मुझे अपने घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। और आज का टॉपिक हमारे पिछले एपिसोड की उसी की कंटिन्यूशन है। जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस फीमेल्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसी ही पॉडकास्ट की कंटिन्यूशन है। और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने इस पॉडकास्ट में बड़ी डेयरिंग जो है वो डिस्कशन की है, बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में और किस तरह से एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में जो है वो बात हुई है। आज के हमारे मेहमान हमारे पिछले पॉडकास्ट के मेहमान ही हैं, जिसमें सबसे पहले मैं थैंक यू एक तो वेलकम करूंगी अस्मा को। थैंक यू सो मच अस्मा, आप आई और आपने टाइम निकाला। और उसके साथ जी हमारे साथ है मैडम रमला, ये भी हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं और इस पॉडकास्ट में क्योंकि कंटिन्यूशन है हमारे पिछले पॉडकास्ट की, तो ये हमारे साथ हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन ब्रेव लेडीज़ की कि ये आई हैं, क्योंकि 6 साल मुझे हो गए ये ड्रीम करते हुए कि मैं कोई ऐसा पॉडकास्ट कर सकूं जिसमें मैं आम लोगों की बात लोगों के सामने लेके आ सकूं, जिसमें लोगों को लगे कि यस ये हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि इनकी वजह से मैं वो करने में कामयाब हुई और आपकी सपोर्ट की वजह से हम ये आप तक भी लेके आ सके। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, हर बच्चा उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलने की ज़रूरत होती है और उन्हीं टॉपिक्स पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को ताला अवेयरनेस देंगे बिल्कुल कि ये जो हमारे बेसिक मसाइल हैं जिनकी वजह से हम अपने ही बच्चे को वो पीछे कर रहे होते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और बढ़ने की देना चाहिए, क्योंकि बाहर बिल्कुल के ऐसे। मुल्कों में आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो इतना कुछ कर रहा होता है हाँ, बिल्कुल और ऐसे। यहाँ पे तो आप जब तक 25 साल का भी हो जाए, बच्चों का बाप भी बन जाए, तो आपके बेटे और बेटियां आपके बच्चे ही कहला रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हमारा फैमिली सिस्टम और एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। कॉफी प्लान डीएचए फेज 5 की कॉफी कैसी लगी रमला आपको? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और थी। एनवायरनमेंट कैसा लगा? हम सुबह से निकले हुए थे, थोड़े से कामों के बाद हमने कॉफ़ी पी के काफ़ी फ्रेश फील की है। चले। एग्जैक्टली। और एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको एनवायरनमेंट भी बहुत फेज 5 नाइस, में? बहुत ओके, ज़बरदस्त। आपको कैसी लगी अस्मा? जबरदस्त कॉफी, वैसे ही आई एम कॉफी लवर, तो आई नो दैट कि इनका कॉफी बहुत जबरदस्त है। मैं फ्रीक्वेंटली आती रहती हूँ और ये है कि बहुत जबरदस्त है इनका अभी एनवायरनमेंट। कि Thank you मैं so वैसे much. चाय लवर हूँ, मगर मुझे कॉफ़ी का भी बहुत, खासतौर पे कैरेमल कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी थी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। कॉफी प्लान डीएचए फेज 5 पे आप भी हमारी कॉफ़ी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और हमारी क्रियोकी नाइट्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं, हैपनिंग प्लेस है जिसको विजिट करना आपके लिए मस्ट है। सो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, मुझे उम्र के हिसाब से जिनसी तालीम आपके ख्याल में क्या होती है अस्मा? देखिए, मुझे लगता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बच्चे का वो एक अप्रोप्रिएट एज बता दी गई हुई है और वो सबसे बेस्ट एज होती है, ठीक है, बताने की, एक औरत के लिए भी और एक मर्द के लिए भी। क्योंकि मुझे लगता है आजकल शायद हमारी खुराकें भी ऐसी हैं। पहले थोड़ा-सा टाइम पीरियड होता था बच्चों को उस फ़ेज़ में जाते-जाते। अब बच्चे ज़्यादा जल्दी ग्रोन अप हो रहे हैं, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि आप जितनी जल्दी उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो सबसे बेस्ट है। जो क्योंकि बाहर इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कौन-सी इन्फॉर्मेशन बच्चे ने डाइजेस्ट करनी है, कौन-सी नहीं करनी, ये हमारे अलावा कोई नहीं उनको होती बता क्या है सकता है। वैसे? क्योंकि हमारे लोग तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन होती क्या है? देखिए, अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसको पता होना चाहिए उसके पीरियड्स कब होने हैं, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएँगी,
ठीक है, कब उसको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। इसी तरह लड़कों शादी के लड़कों का टाइम के ऊपर हाँ, क्या क्या चीजें होनी, शादी के टाइम पे भी मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लड़कियों को पता होना चाहिए। यानी ये भी हमारा एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन का एक हिस्सा है एग्जैक्टली कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही बड़ी है हो रही है तो बताना चाहिए उसको, क्योंकि हम्म, उसने बाकी सारी जिंदगी इन्हीं फेजेस से गुजरना है, गुजरना है। इन्हीं सब चीजों से गुजरना है, हम्म, और इन्हीं की बेस पे उसकी आगे जिंदगी चलनी है, और हम उसी के बारे में बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। ओके। हाँ, और बॉयज के हवाले से क्या आप कहेंगी, एज अप्रोप्रिएट मुझे सेक्स लगता है कि एजुकेशन क्या बच्चों है? लड़कों की तो ज़्यादा फिजिकल नीड्स ज़्यादा है, औरतों से ज़्यादा होती हैं, और उनको ज़्यादा जल्दी कर देना चाहिए आपको मेंटली प्रिपेयर। और उन अगर हम नहीं करेंगे ना तो वो उन्हीं का ड्रॉबैक होगा, उनको आगे पता ही नहीं चलेगा कि हमें अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे लेके चलना है, क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता। ठीक है, और बाहर आपको पता है कि मीडिया ने इतना कुछ ओपन किया हुआ ओपन है। कर दिया हुआ है कि उनको यही नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ें रियलिटी बेस्ड है और कौन सी चीज़ें लाइक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आपके ख्याल में जो लड़कों के लिए एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन होगी वो क्या होगी, किन चीजों के ऊपर मुझ फोकस करती होगी मुझ और कब से शुरू हो रही होगी? बिकॉज यू हैव मुझे सन्स लगता आई माशाल्लाह एज थिंक वेल। सो जो लड़कों के बारे में बात की है वो लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए, क्योंकि अगर एक हमारे माशरे में लड़के का अगर कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह कहीं पे यही है कि उसको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो अप्रोप्रिएटली नहीं दी गई। क्योंकि वो अपने अंदर इतना डिग्रेड फील कर रहा होता है उन चीज़ों को लेके, उन बातों को लेके। शायद लड़की को हम हर वक्त कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा थपकी देते रहते हैं ऐसी, तो वो शायद फिर भी थोड़ा कर पाती है बर्दाश्त, मगर जो लड़का है उसके लिए अगर उसको नहीं पता और अगर उसकी ये सिचुएशन होती है तो आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाएगा, बातें करना कम हो जाएगा, लोगों में बैठना कम हो जाएगा, आपसे खाने पीने की वो डिमांड, वो चीज़ें नहीं रहेंगी, अपनी केयर नहीं रहेगी, स्टडी में अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब फर्स्ट बेबी का मेरा ऐसा हुआ था तो उस वक्त मुझे खुद नहीं था पता, मैं खुद बहुत छोटी थी। मेरी उस वक्त एज यानी 25 एज में मैं 3 बच्चों की माँ थी, 2 अबॉर्शन इसी वजह से हो गए। अगर वो सारी स्टोरी बताऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि क्या सिचुएशन होती है एक मदर के लिए ऐसी कंडीशन में। और जब तक वो 9th-10th में गया उस वक्त तक मेरी जो अपनी कंडीशन थी वो भी यही थी कि कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। नहीं तो हम लोग प्रोटेक्शन हम लोगों को नहीं पता कि क्या करनी, आगे पीछे फिर बच्चों पे बच्चे, और ये सब चीज़ें आपको इतना डिस्टर्ब कर देती हैं मेंटली कि आप अपने बच्चों को भी वो चीज़ें नहीं दे पाते हो। और अगर छोटी एजेस में शादी कर भी दी जाए, एटलीस्ट कम से कम उन्हें अवेयरनेस हो तो शायद वो संभाल पाएं। सही, मगर यानी ये तो आप छोटी बेटों एजेस के लिए, आपके जी ख्याल में बेटों के लिए लड़कियों से भी लड़कियों से भी ज्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि उनको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एग्जैक्टली एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो आ रहे होते हैं। जी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन ख़ास तौर पे एक ऐसी तालीम है जिसमें हम किसी भी इंसान को उसकी बॉडी के बारे में अवेयरनेस देते हैं। मसलन हर इंसान का हक है कि वो अपनी बॉडी में आने वाली चेंजेस के बारे में जान सके। इस बारे में ना सिर्फ हमारा मज़हब बात करता है बल्कि हमारी तालीम बात करती है, और वो लोग जो कि नहीं बात करते, जिनमें ख़ास तौर पे हमारे माँ बाप और असातिज़ा हैं और हमारे कारियाँ हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें हमारी बॉडी में आने वाले हमारी एज के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं उन सारे चेंजेस को हमें एजुकेट करें और हमें ये बताएं कि हमने उनके साथ कैसे हैंडल करना है, हमने उनको कैसे डील करना है। जैसे हमारी रमला ने और अस्मा ने बताया कि ये वो चेंजेस हैं जो कि एज के साथ साथ आते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद नहीं देंगे तो बच्चे बाहर से लेंगे, और जब वो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन का मतलब हरगिज़ जो है वो बेराह रवी फैलाना नहीं है, हरगिज़ बेहयाई फैलाना नहीं है, हरगिज़ खुदा न खास्ता बदकारी को फैलाना नहीं है, बल्कि इसको बेराह रवी को कम करना, बदकारी को कम करना, और उसके साथ साथ अपने जिस्म को और अपनी बॉडी की नीड्स को बेहतर तौर पे हैंडल करने का नाम जो है वो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन का उसको हमने लफ्ज़ जो है ये दिए हुए हैं। ये लफ्ज़ कई दफ़ा सुनने वालों के लिए गिरां गुजरते हैं, मगर मजबूरी है कि अभी तक हम इसके लिए कोई बहुत मुनासिब लफ्ज़ जो है वो नहीं निकाल सके, सो इसलिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जब हमने बात की थी तो हमने तब भी यही बात कही थी कि इसमें बुराई कहाँ से, ये आप ही के ऊपर होने वाली हर हर इंडिविजुअल इंसान के हाँ, ऊपर होने वाली मैं इसी एक तरफ आना चाह स्टोरी रही हूँ। है। एग्ज़ैक्टली, मैं ये पूछना चाह रही हूँ रमला आपसे ख़ास तौर पे कि हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है ये एक मतलब एक नेगेटिव, इसके बारे में लोगों का जी ख्याल आता है, एक कि इस पे नेगेटिव बात नहीं इम्पैक्ट आता है, करनी, इस पे आपको बात बुरा नहीं करनी। फील करते हैं। तो आपका इस पे क्या स्टांस है कि ऐसा क्यों है? ऐसा है देखिए क्यों? पहले हम ये एक बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? एक बात ये कि हमारे माशरे में हया का जो हम लोगों ने लेवल बनाया है वो ये है, जबकि हमें होना चाहिए कि हमारी नज़र, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे दिल में आने वाले ख्यालात हम उनको कंट्रोल करें, उनको काबू में करें।
मगर जिस बात की हम पे बीत रही है या हम पे आने वाली है सिचुएशन, उसको हमें करने के लिए खुल के बात करनी चाहिए। उसके बारे में आपको हम लगता है कि क्या हमारा रिलीजन इस पे बात करने से मना करता है? बिल्कुल भी देखिए नहीं, हमारे बिल्कुल भी कुरान नहीं। में हर एक चीज की डिटेल है। हम्म, बच्चा कैसे पैदा होता है और उससे पहले वाला फेज के वो कैसे माँ के पेट तक जाता है, वो सारी डिटेल जब लिख दी है। मेरा मानना ये है, जब कुरान ने, जब रब ने हमें ये बताया है, तो फिर हम उसको अवाम तक क्यों नहीं पहुंचा रहे, या आसमा लोगों को उसको क्यों नहीं समझा रहे कि इतनी डिटेल अल्लाह ने कुरान में, हदीसों में आपको हर रेफरेंस से मिलेगी कि इतनी डिटेल बता दी गई हुई है। तो वो किसी वजह से बताई है ताकि इंसान को उस अवेयरनेस हो प्रोसेस को, सके, अपनी हाँ, सारी अवेयरनेस हो चीजें जो सके, है वो हो बजाय सके। कि आप आसपास के लोग, जैसे कहते हैं ना, अब इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब उसमें हम जैसे मुसलमान हैं, हमारे पास इस्लामिक इंफॉर्मेशन और एक जो बाहर के एजेंडा जो लेके चल रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। अब जब बच्चा मेंटली इतना ग्रूम नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या बेहतर है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बाहर इंफॉर्मेशन, जो दूसरी लॉबीज, नॉन मुस्लिम लॉबीज की इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है मीडिया में, हमें कौन सी डाइजेस्ट करनी है, हमारे Very लिए nice. कौन सी बेहतर है, वेरी नाइस, तो ये हमें बताना बताना है। रमला, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर कि क्या एक तो रिलीजन, जैसे इन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली तो हमें रिलीजन जी, ही गाइड कर रहा है कि क्या बिल्कुल, एक्चुअल क्या बिल्कुल, सिखाना है, बिल्कुल। और इसके अलावा आपके ख्याल में ऐसे क्या हमारे देखिए बैरियर्स हैं हम जो इसमें इंफॉर्मेशन को जाने नहीं देते? जैसे समटाइम्स हम एज पेरेंट्स ही खुद भी अवेयर नहीं होते ना चीज़ों। देखें, इसकी सबसे बड़ी मैं अपनी खुद की मिसाल दूँगी। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे याद है मेरी मदर की तरफ से कभी मुझे दुपट्टा सही से लेने को, कभी कपड़े खुले दे देने को, कभी मैं कहूँ मुझे शॉर्ट पहनना है तो उनको नहीं पहनने देना। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं हमारे माशरे में कि अब इसके कपड़े भी चेंज होने चाहिए, इसका स्टाइल भी चेंज होना चाहिए, बैठने-उठने की भी चेंज होनी चाहिए। पर हमें ये नहीं बताया जाता ये सब कुछ होना क्यों चाहिए, यानी ठीक? क्यों होना चाहिए ये क्यों फोकस होना नहीं चाहिए चाहिए। ये नहीं बताया जाता। अब उसमें मेरे में भी चिड़चिड़ापन, मदर की तरफ से भी अगेंस्ट आ रहा है कि हाँ, क्योंकि वो सख्ती कर रही हैं ना, वो ठीक है अपनी जगह पे। मगर वो जो कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं, इसका मुझे अंदर ही अंदर सवाल निकल रहे हैं कि अम्मी ये क्यों कह रही हैं, और अम्मी गुस्सा बढ़ रहा है ना, गुस्सा बढ़ रहा फ्रस्ट्रेशन है। बढ़ रही है कि क्यों मुझे मना क्यों हर कर रही हैं आप। हाँ, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अब मुझे साइकिल चलाने से मना कर रहे हैं। मैंने बताया आपको पहले भी कि मेरी कुछ आदतें इस तरह की थी, कुछ बागी तबीयत की और कुछ ज़रा चुलबुल होने की। तो क्या था कि हम लोगों ने बार-बार इस चीज़ को जब मैंने बार-बार फ़ील किया कि मदर मुझे बार-बार कह रही हैं दुपट्टा इस तरीके से लो, गला तो इस तरह क्यों से लो नहीं ये होना नहीं चाहिए। पता। हाँ, झुको इस तरह से नहीं झुको। अब पता नहीं कि गला बड़ा था या छोटा था या क्या मदर कह रही हैं। अब वो बचपना था, उसमें एकदम से वो सब चीज़ें नहीं उतर पा रही थी, हज़म नहीं हो रही थी कि क्यों बड़ी बार-बार इस इम्पोर्टेंट चीज़ से। बात जो है ना रमला एग्ज़ैक्टली। आपने की है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा मज़हब नहीं है, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है। अगर आप इसको तफसीर से कुरान पाक को पढ़ें तो आपको पता एग्ज़ैक्टली। चलेगा कि इसमें कितनी डिटेल में एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है उस पे बात की गई है। इंसान की बॉडी में आने वाले चेंजेस, बच्चे के बनने से लेकर शादीशुदा ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं वो सारे इस्लाम बड़े डिटेल में उसको बात डिस्कस करता है। करते हैं। सो ये बात तो मुतय्यन होगी कि ये इस्लाम नहीं है, ये हम सब का माइंड सेट है जो कि जिसने इन चीज़ों के ऊपर बात करना जो है, या ये हमारा कल्चर है जिसने इन चीज़ों के ऊपर बात करना जो है इसमें ममानत लगा दी है, इसको नो गो एरिया जो है वो कह दिया है। क्या जी कि ये हया की बात है? ये हया की बात बिल्कुल है और इसको हया के तरीके से ही करना चाहिए, मगर करेगा कौन और किसने करनी है? और जब हम ये बात करते हैं कि ये हमारे माँ बाप जो हैं उनको ये ख़ास तौर पे एजुकेशन देनी चाहिए, हमारे असातिज़ा को देनी चाहिए, मगर हम देखते ये हैं कि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी भी ये ट्रेनिंग तो नहीं हुई। और अगर उनके पास ये मालूमात है भी तो उनके पास ये तरीका नहीं है कि उन्होंने आगे ये इन्फॉर्मेशन जो है पैस ऑन किस तरह से जो है वो करनी है। रमला ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम ये तो बताते हैं कि दुपट्टा सीधा करो, शॉर्ट्स नहीं पहननी, मगर क्यों नहीं करनी ये हम नहीं बताते। और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अक्सर क्लिनिक पे ये चीज़ें देखती हूँ कि बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमें हर चीज़ से मना किया जाता है, हमें उस चीज़ से मना किया जाता है, उस चीज़ से मना किया जाता है, मगर हम वो मना क्यों कर रहे हैं, वो क्यों जो है वो हमेशा बच्चों के ज़हन में एक सवाल, एक आपके खिलाफ रिबेलियस बिहेवियर जो है वो क्रिएट कर देता है। अगर आप खुद से उस बच्चे के लिए ये चीज़ मुनासिब तरीके से उसको कम्युनिकेट कर दें तो फिर बहुत अच्छे तरीके से क्यों का जवाब जो है उसको मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और फिर से मैं अपनी
इन बहादुर ख़वातीन को शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की मिसालों के साथ-साथ अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रही हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो आप लोगों से ये है कि क्या जैसे हम लड़कियाँ जो हैं वो अक्सर शादीशुदा ज़िंदगी एक बहुत बड़ा चेंज है इंसान की ज़िंदगी में एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि हमारी लड़कियाँ और लड़के दोनों को ही इसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं दी जाती और अक्सर ये समझा जाता है कि इनको तो पता ही है, इनको तो पता ही है कि क्या होना है और इन्होंने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होता है शादीशुदा ज़िंदगी के बाद। और ये आप लोगों का इसके ऊपर जो है वो यानी आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि क्या आप लोगों को शादी से पहले शादीशुदा ज़िंदगी और इज़दवाजी ताल्लुक़ को ख़ास तौर पे इज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने के लिए किसी बंदे ने गाइड किया था, नहीं किया था, क्या था? रमला? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो इतना वर्स्ट रहा क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में भी मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के लोग थे, कॉमन पीपल्स ही थे, जिनमें ये चीज़ें बेहयाई की और ये और सब कुछ। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी जो फ्रेंड थी, वो मैरिड भी थी और 2 बच्चे भी थे उनके। तो घर वालों ने जैसी तरबियत की थी, उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि इसकी फ्रेंड ने इसको बता दिया होगा। अच्छा, सब यानी कुछ। इसकी फ्रेंड ने इसको बता दिया हाँ, होगा। मेरी ओके। फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया होगा। अच्छा, मैं बड़ी खुश थी। एक वो हम लोगों की जो थिंकिंग होती है कि कपड़े शादी होगी, ज्वेलरी कपड़े ज्वेलरी होगी। मिल रही है, अपनी पसंद की हर चीज़ आ रही है, इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। हर चीज़ में पूछा जा रहा है, बच्चे क्या चाहिए, किस चीज़ की पसंद कर रहे हो, कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी नहीं। तो ये सब चीज़ों में आपको लगा शादीशुदा ज़िंदगी यही है? हाँ, यही है। बस यही है। शादीशुदा और मेरे से पाकिस्तान में 80 to 90% लड़कियां यही समझती हैं कि बस शादी दुल्हन बनना है और कपड़े अच्छे कपड़े पहनना है और दावतें खाना है, बस दैट्स बिल्कुल इट। ऐसा ही That's है। it. फिर उसके बाद क्या हुआ रमला? तो बस इस तरह की चीज़ें समझने के बाद हम लोगों की चलो आराम से शादी हो गई और दिन भी आ गए, बड़ी खुशी और सब कुछ। वो भी फ्रेंड भी आ रही है, सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ, मगर किसी ने कोई चीज़ नहीं बताई। इवन के आप किसके बारे में भी करते हैं ना बात, तो वो भी नहीं है। अच्छा, किसी ने यानी इज़दवाजी ताल्लुक़ के बारे में कोई छोटी-सी एक बात छोटी-सी तक चीज़, की भी चीज़ के ये लिए नहीं भी थी। नहीं कहा गया कि शौहर पास आएगा तो उसको मना ना करना? हाँ, ये वाली बात हुई। ये ये वाली बात इसी इस तरह से तरह हुई? से नहीं हुई, अच्छा। इस तरह से नहीं हुई। हुआ क्योंकि क्या अक्सर ये होता है ना, हुआ शौहर क्या पास आएगा उसको मना ना हुआ करना। क्या मदर की तरफ से इतना सा था कि बेटा शादी के बाद हस्बैंड जैसे कहे ना, वो सब बातें वैसे ही माननी चाहिए, वैसे ही ओके, माननी अच्छा ये चाहिए। तालीम तो थी। हाँ, ठीक है। ये थी बात। हाँ। अच्छा, सिस्टर की भी शादी हुई थी, बड़ी आपा की हाँ। भी, मगर वो भी बहुत शाय पर्सन थी। हम्म, एक ही ब्रॉट अप हुआ था, हम्म, तो किसको क्या पता चले। तो मैं यही समझती रही कि जैसे मैं अम्मी की बात नहीं मानती हूँ, तो अम्मी मुझे नसीहतन ये बातें कह रही हैं, नसीहतन ये चीज़ें कह रही हैं। तो मैं उनको उसी तरह से ओके किया। मैंने कहा, अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो उनको ऐसे ही लगा कि चलो ठीक है, ऐसे समझ नहीं, मैं बेटा ये बात कह रही हूँ कि जब हस्बैंड बात कहेगा कोई, तो वो माननी है तुमने। अच्छा, बार-बार मैंने कहा, अम्मी बार-बार क्यों? वो चिढ़ जाते हैं ना बंदा, कि अम्मी बार-बार यही कह क्यों रहे हैं? कहे जा रहे बार-बार हैं? क्यों कह रहे हैं? इसी तरह से चले गए आराम से। जनाब सारी बारात का हो गया, फिर वो मूवी-शूवी का होता है, थकन भी होती है आपकी, एक हाँ। आप खूबसूरत भी लग ऑब्वियसली रहे होते हो, हाँ। हर कोई आके सामने अच्छा, तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। जब तक सब इर्द-गिर्द सब होते हैं। कुछ सब अपने इर्द-गिर्द थे। जैसे ही सब साइड पे हुए हैं, तो वहाँ पे रूम में जाके मूवी बनने का जो हमारा नॉर्मल है सारा, वो भी सारा कुछ। अच्छा, जैसे ही सब अपने दूर हो गए हैं और अननोन पर्सन सब सामने ससुराली आ गए हैं, तो एकदम ना थोड़ा-सा दिल घबराना शुरू हो गया अच्छा, कि अब यानी ये अकेली हूँ। एंग्ज़ायटी होती है कि अब मैं हाँ, अकेली हूँ, इन सब अब मैं बहुत सारी। अकेली अच्छा, हूँ। ये मैंने बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं ना, मैं ब्राइड्स जब हैं। उनसे मेरी कोई बातचीत होती है, तो मैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है हाँ, कि जैसे ही वो एकदम से अपने इधर-उधर हो जाते हैं, तो एक वो घर में आप देखते हैं कि सारे इन-लॉज़ वाले हैं, तो आपको उस वक़्त एकदम से वाली फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग आती आती है कि है कि ओह! अब अब आप हम अकेले अकेले हैं। रह हाँ, गए, अब हम अकेले हैं। रह गए। अच्छा, ये फीलिंग्स तो थी सो थी। उसके बाद सडन कुछ इस तरह का हुआ कि घर से कॉल आ गई और पता चला कि अम्मी रो के बेहोश हो गई हैं, शुगर थी अम्मी को। तो अच्छा, उस टाइम पे ज़्यादा एहसास हुआ कि मेरी अम्मी तो मेरे ऊपर जलाद की तरह थी। तो उन्होंने ये बात, अच्छा, हस्बैंड साहब की वो जो फरमाए, अम्मी आपने जैसे कहा हम सब वैसा ही करूँगी, आप परेशान नहीं हो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो वो रो रही थी, ये मेरी बच्ची इतनी मासूम है, उनको पता था, मगर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने बताने कुछ की नहीं की कोई ज़रूरत, बताने की ज़रूरत कुछ नहीं बताने का किया। ओके। अब जब हस्बैंड साहब के साथ वो अकेले का टाइम आया और बात हुई, ज़रा-सा टच स्टार्ट हुआ, तो आप बिलीव करो कि एकदम जिसे कहते हैं शिवरिंग बॉडी में और सोच में कि ये तो गलत काम है, ये तो बहुत बुरा काम है। ब्यूटीफुल।
व्हाट द हेल इज दिस, मैं कहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने फौरन उठ के लाइट जलाई, घुटनों के पास आके बैठ गए, मैं टांगे लटका के बैठ गई और उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई, मगर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई यानी थी। आपको जो है इज़्दवाजी ताल्लुक के बारे में एजुकेट करने वाला आपका शोहर था, आपका शोहर था, और कोई जिस बंदे सिचुएशन ने इतनी करना वर्ष है, होगी। जिस बंदे ने करना है, आप उसकी बात कैसे मानोगे भाई? हाँ, आप उसकी बात तो मान ही वैल्यू नहीं नहीं हो सकते हो ना, सकती। वैल्यू नहीं है ना उसकी बात की Exactly. वैल्यू, क्योंकि वो तो खुद कर रहा है। हाँ, तो आप उसकी बात को कैसे वैल्यू करोगे? तो मैंने तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोके चीख के फौरन बोलना शुरू कर दिया, आप गलत बात कर रहे हैं, ये गंदी बातें होती हैं, आप ऐसी बातें मुझसे ना करें, मुझे अपने घर जाना है। और लिटरली उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा अच्छा रोना बंद करो, ऊपर छत पे गए, हवा में जाके थोड़ा सा सांस लिया, घबराहट खत्म हुई और उसके बाद मुझे फीवर हो गया, क्योंकि मैं इतना अपसेट, इतना टेंशन में रही कि उसके बाद मुझे खुद समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है, इन्होंने कौन सी बात कर दी है। सुबह तक में मेरा फीवर अच्छा खासा हो गया और फिर मुझे डॉक्टर पास बुलाया, डॉक्टर को मेडिसिन दी, मगर मुझे ये लगे कि मुझे दरवाजा ना बंद हो, कोई पास इतना ना, खौफजदा इतना खौफजदा होगी, क्योंकि ये एक चीज ही ऐसी थी ना, आपको किसी मर्द का टच आपको बुरा कहा जाता है। हाँ, आप आपको किसी मर्द का टच भी बुरा कहा जाता है, और Obviously, एक मर्द हाँ। आपके साथ, जिसके साथ आप शादी करके आए हो, वो और आपको तो इतनी ये बड़ी पता है कि चीज़ बस कह रहा है। कपड़े और जूते ही पहनने जी, हैं। मुझे तो और ये क्या पता है करना है, कि मुझे एक exactly. लवर मिल रहा है हाँ, और मैंने उनके इसके लिए साथ अच्छी सजना अच्छी है। बातें। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, एक बॉयफ्रेंड की तरह, जैसे आजकल के बॉयफ्रेंड हाँ, की तरह का होता है। हाँ, हमें तो ये कि हमें एक शौहर मिल रहा है जिसके सामने हमारी अम्मी भी अब्बू के सामने सजती थी हाँ, और ऐसे हंसी मजाक होता था, दैट्स इट। बस इसके ये अलावा that's दूसरी it. कोई बात ही नहीं है ना वेरी आपकी। नाइस, थैंक यू सो मच रमला, बहुत खूबसूरती से और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience was I was very young. I was only 18 years old at that अच्छा। time. और मेरे हस्बैंड भी जो थे वो भी बहुत यंग थे, we both didn't know anything, even वो भी नहीं जानते थे। तो हमें तो 4-5 महीने लगे थे, वो एक्सप्लोर्ड, हमारी पहले बॉन्डिंग हुई एक दोस्तों की तरह, और फिर उसके साथ साथ हमने दोनों ने इकट्ठे डिस्कवर किया। एग्जैक्टली, लेकिन फैमिली की तरफ से कहीं कोई, तो वो जो शादी वाला जो एक टाइम था उसके ऊपर जो एक पर्टिकुलर हम ये, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बड़ा कल्चर है कि शादी, जैसे रमला ने भी बताया, और अक्सर ये होता है कि शादी से एक दिन पहले आप लड़की या लड़के दोनों को समझाना शुरू करते हैं। अब उसमें एंजाइटी इतनी पीक पे बच्चे की चली जाती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि जब आपकी शादी डिसाइड हो जाए, ठीक है, नहीं, आपके साथ क्या हुआ था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि was there any elder, कोई बड़ी बहन, कोई बड़ा कोई अब्बू, बहन भाइयों में से किसी ने कोई चीज एजुकेट की हो, कुछ एजुकेट किया हो? कोई भी नहीं। मुझे 4 महीने लगे थे शादी के बाद, मुझे और मेरे हस्बैंड को उस लेवल पे जाते हुए, कंफर्ट जोन में जाते हुए। इज़्दवाजी ताल्लुक इस्तेमाल कर सकें। एग्जैक्टली। और वो चौथे महीने भी जब हुआ था तो आई वाज वेरी अफ्रेड। हालांकि उससे पहले एक वो बॉन्डिंग वाला बन गई थी, ठीक है, कि वो यूज्ड टू डिस्कस, और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने खुद ही डिस्कवर किया कि कैसे ताल्लुक पैदा बनाना है। उनको भी नहीं पता था। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस वाज मोर लाइक एडवेंचरस, जिसे कह सकते हैं कि हम दोनों एक्सपीरियंस कर रहे थे और हमें दोनों को ही नहीं पता था कि क्या चीजें होनी है। आई रियली कैन, मैं आप दोनों की बात से जरूर मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज हर रोज मैं क्लिनिक के ऊपर देख रही होती हूँ, जहाँ पे लड़कियां जो हैं, हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि, और इवन मुझे खुद भी अब तो थोड़ा सा मैं ये शुक्रगुजारी है एक के लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, बच्चियाँ भी कभी कॉल कर रही होती हैं शादी से कोई एक हफ्ता पहले, और लड़के भी कॉल कर रहे होते हैं कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और मालूमात जो मिल जाए, मगर वो एक हफ्ता भी नाकाफ़ी होता है चीज़ों को करने के लिए। जैसे अभी अस्मा ने बताया कि आप जब आपका टाइम डिसाइड हो जाए या उससे पहले जब बातें होना शुरू हो जाए, एंगेजमेंट होगी, आप तब से आप चीज़ों को शुरू करें। बट लेट मी टेल यू, ये अस्मा की और रमला की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी फीमेल्स की कहानी है जो कि बिल्कुल इसी तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो करती हैं जब उनको इज़्दवाजी ताल्लुक़ जो इस्तवार करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ जो औरतों को तालीम दी जाती है वो ये है कि शौहर पास आएगा, उसको मना नहीं करना, जो वो कहेगा उसकी बात मान लेनी, या फिर हमें सिरे से ही कुछ नहीं बताया जाता कि असल में ये इज़्दवाजी ताल्लुक़, ये शादीशुदा ज़िंदगी का ताल्लुक़ जो है ये है ही क्या। और इसमें मैं बहुत सारे टाइम पे देखती हूँ कि बच्चियाँ अपने इज़्दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार नहीं कर पाती, और अगर वो कर पाती हैं तो बड़ा नेगेटिवली उनकी एसोसिएशन इसके साथ जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर हस्बैंड और वाइफ जो है अपने इस खूबसूरत ताल्लुक़ को ना तो उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकें, और ना ही वो लड़कियाँ जो इतनी कंफर्टेबल होती हैं कि इसके बारे में बातचीत कर सकें। सो वी रियली नीड टू थिंक ऑफ के हमने क्या करना है। हम अपनी बहन, बेटी
और हमारी जो बीवी है हमने उसको कैसे डील करना है, किस तरह से डील करना है, और ये कितना ज़रूरी है कि उनकी पहले से एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। आपके ख्याल में रमला और अस्मा, और मुझे बताइए कि किस तरह से हम एजुकेट कर सकते हैं अपने यंगस्टर्स को, अपनी बच्चियों को और बच्चों को इस ख़ास तौर पे इस ज़वाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने के लिए, क्योंकि शादी के बाद जो एक नई चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होती है, सबसे ज़्यादा नई चीज़ यही होती है। सबसे ज़्यादा नई और लाइफ चेंजिंग चीज़ यही होती है कि आपने इस ज़वाजी ताल्लुक़ जो है इस्तवार करना है। तो आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखिए, आई थिंक सो, मैं तो इसकी इसलिए ज़रूरत भी महसूस करती हूँ कि जैसे आजकल आप रेपिस्ट के डर से अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच का बता रहे हैं और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, अभी भी उनको आप डबल माइंडेड कर रहे हैं, सिर्फ गुड टच और बैड टच में करके, क्योंकि एज के साथ साथ जब उनको पूरी बॉडी की डिफरेंस पता चलता है, अपनी चेंजिंग्स पता चलती हैं, तो वो फिर डबल माइंडेड होते हैं कि शायद हमें इन लोगों ने अच्छी चीज से रोक दिया होगा। वही बात के डाइजेस्ट करते हुए बच्चे को मुश्किल होती है कि हाँ इन्होंने ठीक कहा या बाहर वालों ने ठीक कहा। तो आप अगर एक दोस्ती का रखें ना उनके साथ, उनका रिलेशन ही अपने छोटों के साथ रिलेशन ही ऐसा रखें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मदर फादर ही हो या आपके बहन भाई हो या आपके कजन्स हो, इसके लिए कोई भी हो सकता है। फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, हम सबको एक अच्छी लेवल पे सोचने की जरूरत है। पहले अपने माइंड को इस चीज के लिए तैयार करने की जरूरत है। लेकिन हम नहीं कर सकते ना रमला, हमें पता ही नहीं है ना। हमारे लिए तो यहाँ पे कोई ना कोई एक गाइडेंस जो है वो होनी चाहिए। मैं समझना ये चाह रही हूँ कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो हमें गाइड कर सकेंगे और हमारे बच्चियों, यानी हर बंदा ताहिरा रुबाब के पास नहीं आ सकता कि उसको ये चीज चाहिए, या हर बंदे की रसाई मेरे तक नहीं हो सकती। तो उसमें जो खास तौर पे आप क्या एडवाइस करेंगी लोगों को ये क्यों, एक तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले तो इन लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि ये गलत नहीं है। इसको नेगेटिव इम्पैक्ट जितना दे दिया हुआ है ये नहीं देना चाहिए। हर इंसान के ऊपर ये चीजें गुजरती हैं, हर इंसान इससे एक्सपीरियंस करता है। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे हमारे लड़कों के पास जरा थोड़ी बड़ी दुनिया होती है जिसमें आप जी बिल्कुल, उसमें उनको नॉलेज करना, उसमें लड़कों से बात करना, उनमें हर चीज के लिए होना, उनकी गर्लफ्रेंड्स होना, उनकी इस टॉपिक पे बातें होना, खुल के डिबेट होना या खुल के कन्वर्सेशन डिस्कशंस होना, वो बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल है। यानी कि आप हमारे माशरे का मर्द इस तरह से कहलाता है कि जी कोई गल नहीं, लड़के ने किया है ना खैर है, लड़की ने किया हो तो कहते हैं एक मुसीबत आ जाती है। इसने क्यों किया। अब ये वाली पहली तो सबसे पहले लड़की और लड़के का जो डिफरेंस है ना इतना ज्यादा, वो थोड़ा कम करें, उन सोच को कम करें। इसी वजह से मैरिड लाइफ जो है आपकी वो डिस्टर्ब इसी वजह से होती है, क्योंकि आप देखें एक एक्सपीरियंस बंदे को एक अननोन पर्सन के साथ कर दी है अटैच आपने, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कर दी है कि गलत चीज को एक अच्छी चीज बना दी है एक मर्द के लिए, और वो उसको एंजॉय करता है। मगर जो औरत है वो उस गलत चीज को इस हद तक गलत समझती है कि उफ अल्लाह ये किस गंद में पड़ गई। जबरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल रमला, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि ये है वो मेंटेलिटी जो एक्चुअली हम डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका पार्टनर आपका साथ दे और वो एक ऐसा पार्टनर हो जो कि बेमिसाल पार्टनर हो। क्या कहेंगे? और इसी वजह से यही रीजन है जिसकी वजह से आपको गर्लफ्रेंड ज्यादा पसंद आती है और वाइफ पसंद नहीं आती। ओह वेरी गुड। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे पास ऐसे बहुत से लड़के और बहुत सी लड़कियां, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली नेचर की हूँ, तो उन्होंने यहाँ तक की ये बात कि मेरा दिल चाह रहा है आप ही के या मैडम की मैं ना दूसरी शादी कर लूं। वजह क्या वजह? अभी तो साल भी नहीं हुआ शादी को। 80 to 90% रीजन यही होते हैं कि आपकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर मर्द जो है दूसरी बीवी की तरफ जा रहा होता है। लिटरली उसने सीधा सा कहा कि मेरी वाइफ अभी एक बेटी हुई है, तो उसके बाद एक बच्चा हुआ है, उसके बाद वो मुझे इस काम के बाद फौरन लात मार देती है, कहती है कि ये क्या गंदा काम है। एक्चुअली होता है क्या है कि देखिए इसमें उस औरत का कसूर नहीं, उसका ब्रॉटअप, उसका मेंटली उसको ग्रूम ही नहीं किया गया कि ये भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह आप एक खाना पका के अपने हस्बैंड को दे रहे हो, तो इसमें भी आपको ग्रूम उतना होना चाहिए
क्योंकि यही बात है ना, वो इंफॉर्मेशन, अब मर्द जो है ना वो इंफॉर्मेशन के मामले में वो बहुत ज्यादा, उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, वो डाइजेस्ट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा होता है बाहर से। अब उसमें हमने अपने बेटे को इतना भी ग्रूम नहीं किया हुआ, हमने इतना नहीं बताया हुआ कि इसमें से भी कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपने एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। जैसे अस्मा रमला ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जो है वो मतलब औरत के लिए एक चीज साड़ी को गंद कर रहे हैं और फिर एक जगह पे उसको कह रहे हैं कि यू हैव टू परफॉर्म इट, और लड़के के लिए वो गंद जो है वो नॉर्मेलिटी है और वो उस तरह से, तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है ये बहुत बड़ी है। मुझे लगता है ये पेरेंट्स को करनी चाहिए। देखें, आपका कोई भी रिश्ता ना आपके साथ उस तरह खुल के बात नहीं कर सकता। एक बेटा बाप के साथ जिस तरह, जिस लेवल पे, क्योंकि वो उन सारे फेजेस से गुजर चुका है, उसका एक्सपीरियंस किसी बाहर वाले से, किसी रिश्तेदार वाला, वो उसको उस लेवल पे जाके नहीं समझा सकता। देखिए ना अस्मा, यहाँ पे तो हमारे माशरे में इस चीज ही को बुरा समझा जा रहा है। आप उसको ये नहीं बता रहे, ये कह रहे हो कि हस्बैंड नीड है, वो कहेगा तो तुमने पूरी करनी है, तुम्हारी नीड नहीं है, तुम्हारी नीड नहीं है, तुम्हारी नीड नहीं, उसको तो ये बताया ही नहीं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो शादी के 4-4, 5-5 साल बाद उन लड़कियों को पता चला कि हमारी भी कोई नीड होती है। ओह माय गॉड, 4-4, 5-5 साल बाद पता चला कि हमारी भी कोई नीड होती है। तो इट्स डिपेंड के ना कि आपका एक्सप्लोजर कितना है, और वो एक्सप्लोजर अगर आपके पेरेंट्स आपको देंगे वो ज्यादा सेफेस्ट एक्सप्लोजर है, बजाय कि आप वो बाहर से गेन करें। ठीक है, बाहर से आप एक्सपीरियंस करें। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको, अपनी बेटी को, और जैसे मेरे बेटे हैं तो उनको उनके फादर ने सब कुछ बताया हुआ, इवन दो के कभी कभी उन सबको बिठा के भी हमारी डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है, और उनको समझाया हुआ है कि ये एक सर्टेन एज है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, अगर कभी लगे कि आप दोनों में से कोई भी इस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो कम टू अस, हम आपकी हलाल तरीके से शादी करेंगे, बजाय कि आप एक हराम रिलेशनशिप में जाएं। ये तमीज भी हमें देनी है, क्योंकि इसका भी इस वक्त हमारे पेरेंट्स बहुत जरूरी, हमारे बच्चे डिग्रीज ले लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, बेशक उसके चक्कर में और डिग्रीज और कमाने के चक्करों में हराम रिलेशनशिप करते कोई मेडिकल इश्यूज, को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो इट्स ओके, तुम्हारे 2-4 दोस्त हैं तो हम अलाउ करते हैं, आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हो, ओके, मगर जब ये वाली आसमा वाली बात अगर बता दी जाएगी उन्हें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करना, आप आके बात करना, आपने बाउंड्रीज अपने बच्चों को बतानी है। एटलीस्ट जब उसको इस तरह के इशू फेस करें, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लड़की भी फेस करेगी, बेटा भी, लड़के ज्यादा फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, लड़की तो फिर कहीं ना कहीं हमारे माशरे में अपनी चीजों को हाइड कर लेती है, छुपा लेती है, बताती नहीं है उस तरह। सो मेरा अगला सवाल आप दोनों से जो है वो ये है कि आपके ख्याल में इस तालीम का ख़ास तौर पे लड़कियों के पास ना होना, जैसे हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि लड़कों के लिए तो एक्सपोजर कहीं ना कहीं है, वो लड़के कहीं ना कहीं से मालूमात लेते हैं, मगर मैं आपको बताऊं मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। क्लिनिक के ऊपर जो लोग आते हैं ना, वो अक्सर उनमें लड़के भी बड़े ऐसे होते हैं जिनको बड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी फीमेल जो है उनको डील कैसे करना है उनको, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी तो नहीं है, सिर्फ एक इज़्दिवाजी ताल्लुक तो नहीं है, ये पूरा एक हैंडलिंग वाला ताल्लुक है। आपने अपनी बीवी से बात कैसे करनी है, उसको केटर कैसे करना है, शादी वाले दिन खास तौर पे जो है वो क्या बातें होनी चाहिए और क्या किस तरह से जो है वो आगे चीजें जो है वो लेके जानी चाहिए। मेरा सवाल आप दोनों से जो है वो ये है, दो अहम सवाल है। शादी के दिन खास तौर पे, शादी वाले दिन जो पहली बात आपके हस्बैंड ने आपसे की वो क्या थी? दिस इज वेरी पर्सनल, बट वो क्या थी, वो क्या था? वो मेरे हस्बैंड, हम बेसिकली बड़े फ्रेंडली टाइप थे, लाइक फ्रेंड्स की तरह थे, क्योंकि वो यूज्ड टू बी अ क्लास फेलोज एज वेल। तो हम लोगों का ये था कि ये हो तो गया है, अब करना क्या, थके हुए तुसी भी सो जाओ तो मैं भी सोनी है, तो सुबह उठ के ना हम लोगों ने मेहमान फिर आए होंगे तो हमारी डिस्कशन बहुत लाइवली। अच्छा, जैसे अक्सर मैं जब मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो आके क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे अपने के, वाइफ जो होती है ना उसको शादी को 25 साल बाद भी अपनी वेडिंग नाइट नहीं भूलती कभी भी, और वो वेडिंग नाइट उसको अक्सर पॉजिटिवली तो याद होती है मगर नेगेटिवली ज्यादा याद होती है। और वो नेगेटिवली याद क्या होती है कि मुझे अच्छा वेलकम नहीं किया गया था, मुझे जो है वो मुझे उस तरह से एंटरटेन नहीं किया गया जिस तरह से एंटरटेन किया जाना चाहिए, और आते ही मेरे आगे नसीहतों का एक पंडोरा बॉक्स जो था वो खुल गया। मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे बाप का ख्याल रखना, देखो इस घर को अब तुम नहीं चलाना है, फलाना करना फलाना करना। इतने में शायद उन्हीं के साथ हो जिनको ये सब चीजें पता होंगी।
हमारे साथ ऐसा हमारे कुछ साथ नहीं ऐसा, हुआ। मेरे साथ भी ऐसा मेरे कुछ साथ नहीं ऐसा था। कुछ नहीं नहीं हुआ नहीं था। ये हाँ, शोहर की क्योंकि तरफ से, शोहर की तरफ से हाँ ये मगर पहले दिन नहीं था, नहीं था। नहीं था नहीं था, बिल्कुल। मेरे चले, साथ भी नहीं था। That's और wonderful। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो जो अमेजिंग थी वो ये थी कि मुझे तो खुद पूछा जा रहा था बार बार खाने पीने का ये वो, क्योंकि उनको सबको पता था कि मदर ने कैसे रखा होगा और वैसे सारा जबरदस्त। कुछ। मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा थी वो यही चीज थी कि जैसे मैंने अपने वालों को सारों को पीछे देखा तो मुझे सिर्फ उनकी याद ही ज्यादा है कि मैं सब अननोन पर्सन्स में हूँ। इनसिक्योरिटी ज्यादा जो Insecurity है ज्यादा वो होगी। ज्यादा हाँ। होगी। और वो तब ज्यादा बढ़ गई वेरी जब ये ग्लैड टू सारी हेयर ऑल दीस। ये देखें दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनकी मैंने बात की कि जिनके पास ये है कि जी आप हमेशा नसीहतें जो है शोहर करना शुरू हो जाते हैं, Exactly. और ये लोग भी शामिल हैं जो कि जिनके हस्बैंड्स ने उनको बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट वेडिंग नाइट के ऊपर जो है वो केटर किया, और आज भी उनको पॉजिटिवली ही याद किया जा रहा है, और उस टाइम को पॉजिटिवली ही याद होना चाहिए अगर वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा जो है वो रहा। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल जो है मेरा आप दोनों से ये है, क्या आपके ख्याल में जैसे हम फीमेल्स को इतना ज़्यादा एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पे एजुकेट नहीं कर रहे, हम उसको नहीं बताते, या हम उसको इज़दवाजी ताल्लुक़ के बारे में नहीं बताते, और औरतों के जहन में सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, आई एम द एविडेंस के मैं देखती हूँ ना रोज़ाना चीज़ें, तो मैं देखती हूँ कि औरतों के जहन में सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव, बड़ा गुनाह वाला काम है, गंद है, मुसीबत है, सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, और फिर क्योंकि उनके लिए इतना प्लेजरिंग नहीं है, उनको नहीं लगता कि उनकी भी बॉडी नीड है। औरत का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, जहाँ पे हम ही कहीं, हमारी सोसाइटी और हमारे घर वाले और हमारी फैमिली ही कहीं जिम्मेदार है कि वो औरत को इस एस्पेक्ट के ऊपर बात करना और इस एस्पेक्ट को समझना, जो कि ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं इजाज़त दे रही। आपके ख्याल में क्या ये रीज़न बन रही है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की, मैरिटल 82 डिससेटिस्फेक्शन की? क्या आप लोगों का स्टांस इसके ऊपर क्या है? 82 To मैं 90%. मैं तो 100% कहूंगी। दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, ठीक है, और ऊपर से हम जब अपनी मैरिड लाइफ को खुद ही कामयाब नहीं बनाने की तरफ आते, सपोज देखें अब हमारे जैसे शादी होती है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, बच्चा हुआ कि नहीं है, ऐसा कुछ Exactly. एक्सपेक्टेड है या नहीं कुछ है? हुआ? कुछ हुआ, यानी हर दूसरे दिन में आपका ये सवाल तूल पकड़ता जाता है, तवालत पकड़ता जाता है, रोज पूछा जाने वाला सवाल आपको दिन में 10 दफा पूछा जाता है, फिर एक दफा पहले पूछ रहे, फिर 10 दफा पूछ रहे। वो इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है कि नहीं पहले एक बच्चा ले ही लो ताकि पता रहे कि हाँ जी हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। यानी सबसे ये पहली प्रेशर है प्रॉब्लम तो कि जी प्रेशर बच्चा, है ये। हाँ, देन उसके बाद अच्छा चलें, अब 1 साल में सबकी सुनने के बाद लड़के की भी लड़की की भी हो गई कि चलो ठीक है हम पहले यही काम कर लेते हैं, बाद में आराम से इजी वे में जिंदगी गुजरेगी, किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्वेश्चन ना होना एक अलग ठीक है, मगर जो अज़दवाजी जिंदगी का हाल हुआ है वो मेरे सामने कई लोगों की ऐसी है। होता क्या है कि जैसे ही बेबी हुआ तो कंसीव किया लड़की ने, तो बॉडी चेंजिंग तो लड़की में आ रही है ना, मर्द तो वहीं पे अपनी उसी कंडीशन में है ना। ब्यूटीफुल, यस, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिजिकल कंडीशन तो उसकी चेंज नहीं हुई, नहीं, बिल्कुल भी यहाँ नहीं। पे चेंजिंग आई टोटली की टोटली, हेड टू टो लड़की है। लड़की में बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं उसके साथ साथ फैमिली का भी एक चेंज उसके लिए change बहुत एक डाइजेस्ट करना, लड़की के लिए एडजस्ट करना इतना इजी नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। अच्छा, अब ये चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग आने के साथ साथ क्या हो रहा है कि बॉडी चेंजिंग है, मूड स्विंग्स हैं आपके, खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने में, हर चीज की आदत टोटली डिफरेंट हो जाती है आपकी। एक आप एक और इंसान को जन्म दे रहे हो, एक और इंसान को पैदा कर रहे हो, एक ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो मगर क्या है कि हमारे यहाँ पे हमने भी तो पैदा किए थे, इतना कौन सा मुश्किल है। आप सब कुछ टाइम टू टाइम वेरी करता है, हर चीज को कैरी करने के लिए आपको एक टाइम, एक चीजें चाहिए होती हैं। मगर यहाँ पे वो पहले की खवातीन और थी, अब की थोड़ी सी डिफरेंट एटमॉस्फेयर में पली बड़ी होती हैं। एक सबसे बड़ी ये, ऊपर से हस्बैंड की डिमांड्स, वो नेचर उसकी, क्योंकि अभी तो उसकी शादी हुई है, उसको इस खातून से अब वो सारी एफिलेशन चाहिए, जो उसकी डिजायर में थी, जो उसकी थिंकिंग थी, जो फैंटेसी थी उसकी, वो सब उसको चाहिए, मगर वो उसको पूरी नहीं मिल रही। क्यों? इस बॉडी पे तो बेचारी पे जुल्म पहले ही आपने आते साथ कर दी है, उसको तो टाइम दिया ही नहीं। अब पहले उसको पता नहीं था, उसके बाद उसको प्रेगनेंसी में डाल दिया, देन उसके ऊपर आपकी अपनी जो एक अपनी तखयलाती जिंदगी है, एक दिमाग है, सोच है, आप उसको इम्पैक्ट भी करना चाह रहे हो। एक उस पे सोने पे सुहागा ये, फिर उसके बाद चलो फिर आप कहते हो कि ठीक है प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी सब ठीक हो जाएगा। तब
अब आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, अब मदर और फीड पे सिलसिला, एक और सिलसिला, हम्म, बच्चे के रात सोने के जागने के सारे वो चेंज हुए होते हैं, टाइमिंग चेंज हुई होती है, फिर आपके खाने पीने की, आपके कपड़ों की, आपकी भी केयर वो नहीं हो रही है, साथ में वो बच्चे की भी केयर कर रही है, साथ में उसको अपनी बॉडी को भी लेके, पैनिक है वो, पूरी बॉडी उसकी पैनिक है, उसको भी तो लेकर वो चल रही है, इसके ऊपर वो मदर फीड में भी है। अब वो खाने पीने में थोड़ी सी बॉडी होने में हर लड़की नहीं संभाल पाती है, इस बॉडी को हर लड़की नहीं संभाल पाती मैनेज है, करना मुश्किल हो मैनेज जाता है। करना मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसी सारी कंडीशन में अब हस्बैंड क्या कहता है, ये तो रह गई है, ये तो खत्म हो गई है, एग्जैक्टली इसको क्यों, क्योंकि अब वो बच्ची के लिए टाइम पे सुबह की उठी हुई है, शाम में कब सो रही है, कब उठ रही है, जब आपको एकदम अपनी दिल चाहे, आपको वो ख्याल आया है, आपकी वो हिस्स जागी है, उस वक्त पे वो थकन से चूर है। अब उस सिचुएशन में वो आपको प्लेयर कैसे दे? अब आपके लिए सोचने का मुकाम ये है कि हाँ, आप उसकी केयर करो। ऐसी सिचुएशन में बहुत से कपल मैंने ऐसे देखे हैं, जब हस्बैंड की तरफ से केयर मिल रही होती है, हस्बैंड जबरदस्ती करके भी खिला सकता है, प्यार भी दे सकता है, थोड़ा सा बच्चे का पैम्पर कर सकता है, टाइम चेंज कर सकता है, अपने साथ उसको थोड़ा सा कर सकता है। तो मैंने वो वाइफ देखी है जो खुद इस चीज के लिए खुद तैयारी, करती हैं, रेडी वो हो खुद जाती इनवाइट है, रेडी हो करती जाती है। हैं। यानी जी। जब हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं होती या शादी के बाद के जो चेंजेस होते हैं वो मैरिटल, आप इसके ऊपर क्या स्टांस है आपका कि क्या मतलब औरतों का कम इल्म होना इन चीजों के बारे में, देखिए ज़वाजी ये ताल्लुक के सबसे बारे में और बड़ा डिजास्टर है आपके फैमिली स्ट्रक्चर में, बेस ही इन्हीं सब चीजों पे करती हैं। अगर इन्हीं के लिए इंसान शादी करता है ना, अपने बच्चा या बच्ची की इसीलिए शादी करता है, और अगर इसी में वो प्रॉपरली दोनों सेटिस्फाई नहीं है तो वहां से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लड़की में अलग चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, लड़के में एक अलग चिड़चिड़ापन आ रहा और होता है, डिससेटिस्फेक्शन चल रही होती है। हाँ लेकिन जी। लड़की को तो ये पता ही नहीं है ना कि उसकी बॉडी की ये जरूरत भी है या लेकिन नहीं उसमें ये तो आ रहा होता है ना कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, लाइक मैं अगर समझ आइए एग्जैक्टली अपनी नीड को मेरे ऊपर इम्पोज कर रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि लड़की इतनी हाँ, अवेयर ही नहीं हाँ, होती, बिल्कुल, और बिल्कुल। लड़के ने अपनी एक फैंसिटी बनाई होती है कि मुझे ये करना है शादी के बाद, ये होगा और मैं तो ऐसे एंजॉय करूंगा। और जैसे ही हम उसको पहला बच्चा उसकी गोद में आता है तो वो कहाँ कर पा रही होती है, उसके लिए बच्चे का एक्सपीरियंस फर्स्ट होता है, उसके लिए शादी के बाद अज़वाजी जिंदगी का एक्सपीरियंस फर्स्ट होता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह के सब रिश्तों को लेके चलने का एक्सपीरियंस। तो आप एक बच्ची पे इतना प्रेशराइज कर देते हैं, इतना प्रेशराइज उसको कर देते हैं, तो वो कहाँ से लाइक अपने फैमिली स्ट्रक्चर को एक नॉर्मल तरीके से लेके चलेगी। इसीलिए मैं अपने बहुत से पहले भी इस बात को कहती होती हूँ कि शादी इट्स अ बिग डील, ठीक है। जिस तरह एक बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, डिग्रीज ले रहा है, जिस तरह एक बच्चा आपकी जॉब्स कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, इसी तरह इस चीज को, फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे लेके चलना है, फिजिकल रिलेशनशिप्स को कैसे आपने लेके चलना है शादी के बाद, इन सब की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो इतने बच्चों के साथ कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले लें, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये कंपलसरी होनी चाहिए, सही, ठीक है, क्योंकि उसमें एक खानदान बनना है, एक अगली नस्ल चलनी है। तो पहले जो है उनको तो मेंटली कैपेबल होना चाहिए ना कि वो एक अगली नस्ल को पाल सके। बिल्कुल सही कह रही है। एक मैंने और भी चीज देखी है कि बहुत लड़के ये भी कह रहे होते हैं वाइफ में सब क्वालिटीज हैं, हाँ, मगर वो अच्छी पार्टनर नहीं है। हाँ, वो अच्छी पार्टनर, वो अच्छी बीवी नहीं है। हाँ, मैं अभी इसी तरफ आना चाह रही हूँ। आप हमारे आम खवातीन जो कि आम मसाइल में से गुजरती हैं, और इस वक्त आप बीती भी आप सुन रहे हैं बहुत, रमला की भी और असमा की भी, और उसके साथ साथ मैं भी आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रही हूँ कि क्या चीज़ें इन एक्चुअल जो है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और आपको शायद समझ आ रही है। हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं और देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस और किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो अक्सर फीमेल्स प्री मैरिटल लाइफ में और पोस्ट मैरिटल लाइफ में जिस तरह से जो वो फेस कर रही होती हैं, और उसमें उसकी अज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार ना करने के बारे में जो उसकी मालूमात है, या इस्तवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करने के बारे में जो मालूमात और तालीम है, उसके ना होने की वजह से एक आम औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी किन किन मुश्किलात में से गुजरती है और किस तरह उसका ताल्लुक़ ख़राब होता है, ये हम सब देख रहे हैं। आखिरी सवाल जो मैं आप दोनों से करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी लंबी डिबेट है और हमें एक और पॉडकास्ट इसके ऊपर करना पड़ेगा, और इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल जो है वो बात इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। डू यू थिंक सो
क्योंकि मैं अक्सर क्लिनिक पे तो मैं ये देखती हूँ कि आगे आदमी जो है ना वो बहुत सारे टाइम पे आके ये बात करते हैं कि फीमेल्स में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने रवैयों में बड़ी सख्त होती हैं, वो तब्दीली नहीं लेके आती कि चलो थोड़ा सा हम अपने हस्बैंड के रंग में, ख़ास तौर पे इस ताल्लुक़ के लिए अपने हस्बैंड के रंग में और उसके हिसाब से चले जाएं, और जिसकी वजह से अक्सर ताल्लुक़ जो है वो ख़राब हो जाता है और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें जो हैं वो शुरू होना शुरू हो जाती हैं। डू यू थिंक सो कि जो औरत का बिहेवियर है कि उसका ना चेंज होने वाला, क्योंकि ख़ास तौर पे वो इस बिहेवियर में बड़ी कम चेंज होती है, और वो तब तो बिल्कुल ही नहीं चेंज होती अगर उसके लिए वो एक प्लेजरिंग नहीं है, एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या उसकी बॉडी उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो अच्छा फील नहीं करी, फिर तो वो बिल्कुल भी इसकी तरफ जो है वो नहीं इसकी जाती। मेरी नज़र तो में तो डू यू थिंक सो कि क्या औरत इसमें ज़िम्मेदार है इस बात की कि उसका रिजिड बिहेवियर जो है उसके ज़वाजी ताल्लुक़ को बेहतर नहीं होने दे रहा और फिर उसको उसके शोहर को धकेल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे लगता है रिलेशनशिप्स की कि तरफ? इसमें मर्द भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। अगर जो मर्द एक नखरे उठा रहा होता है एक गर्लफ्रेंड के, जो बाहर उसको एग्जैक्टली हराम तरीके से मिल रही है हाँ, रिलेशन, तो उसी तरह आप अपनी बीवी को डेट्स पे लेके जाएँ, हाँ। उसको पैम्पर करें। आप क्या मियाँ-बीवी एक-दूसरे को डेट्स नहीं नहीं सरप्राइज़ एक्चुअली डेट्स नहीं दे सकते? ज़रूरी नहीं है कि आपने डेट्स पे किसी अच्छे हाई-फाई रेस्टोरेंट में जाना है। आप अपनी बीवी के लिए अच्छा घर में खाना पकाएँ। आप वो सोई हुई है, आप ब्रेकफ़ास्ट ला के उसको कराएँ बेड पे, तो क्या वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प नहीं करेगा? डेफ़िनिटली इट गोना हेल्प यू, ठीक है? लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे घर में कितने मर्द हैं जो ऐसे करेंगे और उनके घर वाले उनको कुछ नहीं कहेंगे, ज़बरदस्त, वेरी ठीक है? नाइस। तो यही दैट्स के हमें अपनी सोसाइटी की सोच को बदलना है। हाँ, हमारा मर्द करना चाहता है, हम सब वो सब उसने यही तो फैंटेसी बनाई होती है। हुँ, अब तो लड़कियों की भी फैंटेसीज़ होती हैं कि हुँ, हमारा शौहर आएगा, हमारे नखरे उठाएगा, हाँ, हमें ब्रेकफ़ास्ट भी खिलाएगा, हुँ, हमें हमारे कपड़े हमारे साथ धुलाएगा या कुछ इस तरह हुँ। का। लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारा जो ससुराल और जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्या वो उस मर्द को ऐसे करने देता है? आपकी बेटी के साथ आपका दामाद ऐसे कर रहा हो तो यू आर वेरी हैप्पी। बट अगर यही चीज़ें अगर आपका हस्बैंड, आपका बेटा अपनी बहू के लिए कर रहा, तो मुझे लगता है 80 to 90% आज भी घर ऐसे हैं कि जहाँ पे ये चीज़ नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं बिल्कुल है, नहीं है, ठीक बिल्कुल है? नहीं है, आई जबकि रियली अगर एग्री। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे नबियों ने भी तो किया है। हमारे नबी बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे घर ही। में झाड़ू भी दिए हैं, अपने कपड़ों को पैबंद भी लगाए और हर हैं तरह से प्यार भी और किया प्यार अपनी भी बीवियों किया के साथ, है, हाँ। लाइक खाना तक खिलाया है, हुँ। नवाले तक मुँह में डाले हैं। और तो माथे व्हाई पे नॉट? बोसा, हाँ, गले बोसा, लगाना, ये गले सारी लगाना। चीज़ें जो है तो छोटे-छोटे ये से सब जेस्चर्स चीज़ें जो अगर करते हम रहे हैं। अगर मेरा हमेशा शुरू से ये रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को कुरान और दीन और अल्लाह से जोड़ते हैं ना, तो आपकी 80 to 90% वो मसले प्रॉब्लम, ख़त्म हो जाते हैं जो आपके एक फैमिली स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, ठीक ज़बरदस्त। है? पूरा थैंक यू सो ज़ाब्ता मच अस्मा। हयात है। जनाब, हुँ। आपके आप ख्याल में क्या औरतों का रिजिड बिहेवियर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और जो है एक डिससैटिस्फाइड मैरिटल लाइफ की रीज़न है? आसमा की मैं बात से एग्री करती हूँ बिल्कुल 100% कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर बेटा आके बहू का कर देगा, तो मुझे एक छोटा सा वाक़या इस बात से याद आ गया कि मैं आटा गूँध रही थी, तो मैंने अपनी गोल्ड की रिंग ना उतार के हस्बैंड को दे दी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिंगर में डालने की कोशिश की और फिंगर में फँस गई। तो वो निकले ना, तो उन्होंने आवाज़ दी, "अम्मा ऐ नहीं निकलन डई।" तो उन्होंने आगे से क्या किया, कहते हैं रन मरी दी फिर इन्नू ही कहंदे ने ना। मतलब कि ओह! आप ओके। इतना सा सिर्फ हेल्प कर दो कि मैं रिंग उधर रखने की बजाय कि गिर जाए या गुम जाए, तो अच्छा है कि हस्बैंड को पकड़ा दूँ और मैं आटा गूँध लूँ। तो वो इतनी सी बात पे आपको इतना बड़ा कमेंट सुनने को मिला, हुँ, तो हस्बैंड फिर नेक्स्ट टाइम फिर अवॉइड ही करेगा ना हुँ, ऐसी हुँ, किसी चीज़ को हुँ, भी, हुँ, कि वो तो कहेगा कि नहीं जी मेरे लिए शर्म का मुकाम है। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ और जो मैं समझती हूँ, बीवी हम लोग जो वर्किंग लेडीज़ नहीं होती मोस्टली, जो कॉमन पर्सन है वो पसंद ही नहीं करते कि जॉब करें, या हुँ, जॉब करनी है तो उनकी उनकी वो होंगी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, हुँ। उनकी ये होंगी कि ऐसी जॉब नहीं करनी, ऐसे करना है तो इस तरह नहीं करना, हाँ, इतने टाइम रहना है तो लेकिन इतने टाइम नहीं रहना। हाँ, ठीक हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप पूरे के पूरे अपने हस्बैंड पे ही हो। डिपेंडेंट। आपका कपड़ा, आपका जूता, आपकी हर चीज़, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करते-करते ही उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ मकसद ये, मैं तो काबू आ गया, मैं तो परेशान हो गया हूँ। जबकि गर्लफ्रेंड को वो सिर्फ़ एक आइसक्रीम पे, एक राइड पे, इस तरह से करके तो खुश कर लेता है और अपने आप को भी सैटिस्फाई फ़ील कर रहा होता है। ये खुशी और ये सैटिस्फैक्शन अगर वो अपनी वाइफ़ के लिए एक ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा है, तो भई उसने नस्ल भी तो दी है तुम्हें। हुँ, तुम्हारे माँ-बाप का भी तो ख़्याल कर रही है, हुँ, घर भी तो हुँ, केयर कर रही है, हुँ, तुम्हारी केयर भी तो कर रही है। हुँ, अगर आप फुल टाइम की भी एक मेड लगा लो, तो आपको ये सब कुछ नहीं दे पाती। हुँ, जो हुँ, 24 आपकी जॉब के तो फिर भी आवर्स हैं, हुँ, मगर वो तो 24 आवर्स जॉब पे है। हुँ,
आपकी नर्स भी है, हाँ, आपकी केयर टेकर भी है, हाँ, आपकी कुक भी है, हाँ, आपकी हर फैमिली के चीज लिए फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज के रिस्पॉन्सिबल लिए। है। वेरी कुछ भी नाइस। होगा आप उसी को पूछोगे, मगर वो जो किचन की महारानी है जिसने खाना बना के हर चीज आपके लिए आपने कर दिया, आज मेरा ये दिल चाह रहा है, हाँ, सास ने कह दिया ये बुढ़ापे बनाओ, तक करती है। कुछ भी हाँ, कर दे, हमेशा तो करते हैं। आप टेबल हाँ। से जाके वो सब कुछ कर रही है, मगर कभी भी उसके टेबल पे आने पे आपने ये नहीं कहा कि आज तुमने खाया है, ये एक नवाला उसके ऊपर डाल मुंह में डाल दे। वो रात को दूध तो सबको देती है, हाँ, मगर एक गिलास अपने लिए निकाल के नहीं करती है। हाँ, अगर सबको देने के बाद वेरी बच ट्रू। जाए तो लेती है, अदरवाइज वो भी दे देती है कि ये उसको मिल जाए, ये वो क्यों रह सो गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ औरतों की रिजिडिटी उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको उनकी रिजिडिटी तो कहीं ना कहीं इस माशरे की वजह से, फैमिली सिस्टम की वजह से है। उसको अलाउ ही नहीं है कि वो भी अपनी चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लोर कर सके, ओपनली बात कर सके कि उसका मैरिटल रिलेशनशिप जो बेहतर हो सके। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मर्द के ऊपर आती है, और वो मर्द है जो उसका शोहर है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, जिसकी तरफ वो हर चीज़ के लिए देखती है। अगर वो अपनी औरत के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, एक अच्छा ताल्लुक डेवलप करे, उसको जैसे रमला ने और अस्मा ने बताया कि आप गर्लफ्रेंड्स को क्यों डेट्स पे लेके जाते हैं, अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेके जा सकते। आप फूलों के तोहफे, छोटे छोटे ड्रेसेस के तोहफे, खाना खिलाना, ये वो चीज़ें जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करते तो वही छोटी छोटी चीज़ें आपकी अपनी वाइफ के लिए क्यों नहीं होती। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर वो चीज़ें किसी और खातून के लिए हो सकती हैं तो फिर वो आपकी अपनी वाइफ के लिए क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर आप थोड़े से मेहनत करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, अपने रवैयों में थोड़ा-सा चेंज लेके आएँगे, तो यकीनी तौर पे ये ताल्लुक जो है बहुत बेहतर हो सकेगा। आखिरी एक बात जो मैं आप लोगों से कंक्लूजन, एक लाइन का सवाल है। आपके ख़्याल में क्या हमें रीइन्फोर्स करना चाहिए कि प्री मैरिटल काउंसलिंग लड़के और लड़कियों दोनों को जो है वो हासिल करनी चाहिए? इसके बारे में आप मैं तो कहूँगी कि लड़का और लड़की के साथ-साथ दोनों फैमिलीज़ को भी करनी चाहिए, ओके, क्योंकि उसके साथ-साथ फैमिलीज़ को भी बहुत ज़रूरत है। ओके, चाहे वो लड़की वाले हैं, चाहे वो लड़के लड़के वाले वाले हैं। हैं, क्योंकि लड़की वालों का भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होता है अपनी बेटी के थ्रू, ऊपर। ठीक है, हुँ, ऊपर। और उनको भी ज़रूरत है कि उनकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। हुँ, उन्होंने कहाँ तक अपनी बेटी को समझाना है और कहाँ तक नहीं समझाना। हुँ, और इसी तरह लड़के वालों को, कि मदर को, एक पेरेंट्स को, ठीक है, आपका बेटा है, आपके साथ एक अलग अटैचमेंट है, हुँ। लेकिन उसकी अब एक अलग ज़िंदगी शुरू हो रही है। उनका भी एक दोनों का मेंटली, यानी जो है वो काउंसलिंग होनी हाँ, एक चाहिए, नए बंदे का आना उनकी उसको फैमिली कबूल में, उसको करना कबूल कैसे करना है, वो सब काउंसलिंग में आता है। आना चाहिए। जी रमला। बट आई थिंक सो कि हमारा माशरा शायद इतनी बड़ी बात को कभी भी एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये शायद पागल है, इस वजह से इसको लेकर जा रहे हैं। मतलब बल्कि आई तो कंप्लीटली एग्री विद यू। हाँ, लेकिन यही अगर आपने मगर अपने बच्चे को कुरान और दीन से नज़दीक रखा होता तो शायद तो इन शायद ये काउंसलिंग तक ज़रूरत ही ज़रूरत ना ये पड़ती। हम आज ठीक है? यहाँ पे बात ही ना कर रहे हम होते। आज अगर भी लोग कुरान पे ऐसे चल हैं के कि लोग देख रहे होते जो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है, तो हम यहाँ पे आज बात ही ना करते। तफसीर पढ़ने हमें से ज़रूरत पहले ही ना उनको पड़ती। शॉर्टकट मिलेगा कि जी काउंसलिंग कर लेते हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। जबकि अगर वो मगर पढ़ेंगे और 10 चीज़ें और आपको समझने के लिए ऐसे मिलेंगी। ही, समझने के लिए। मगर अभी अगर हम लोग सिर्फ़ एक मर्द को समझा लें ना, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ाल किरदार अदा करता है वो मर्द है। एग्ज़ैक्टली। इसलिए कि हमारी औरत में मोल्ड होने की पोजीशन बहुत अच्छी से है। हुँ, आप किसी भी घर में किसी भी लड़की को ले जाएँ, तो वहाँ के क्राइटेरिया में वो पूरी ढल जाती है। हुँ, वो खुश करने लग जाती है, क्योंकि हमारी तरबियत में ये चीज़ हुँ, शामिल हुई है। हुँ। तो हमारे माशरे के अगर मर्द को काउंसलिंग की तरफ और उसको टीच कर दिया जाए ना ठीक तो तरह से, ज़्यादा बेहतर हो तो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इतना सारा अगर आप करने लगो तो शायद ये लोग सारे इस बात को तो बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दें। थैंक यू सो मच थैंक यू रमला सो एंड मच। अस्मा। आप लोगों ने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सुनने और देखने वालों से शेयर की है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना डेयर किया कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर सकें। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, लोग कहते हैं कि घर जो है वो औरत बनाती है, तो मेरा मानना है कि घर औरत नहीं बनाती, घर मर्द। बनाता है मर्द, बट एग्ज़ैक्टली। उस मर्द की तरबियत करती है एक औरत। ऐसे सो ही। देन अगेन हम फिर औरत की तरफ जा रहे हैं कि एक औरत अगर मर्द की तरबियत बहुत अच्छी करेगी, उसकी तरबियत एज शोहर करेगी, एज शोहर, एज बेटा तो उसने करनी ही करनी है, एज फादर भी उसने करनी ही करनी है, एज सन भी होनी ही होनी है, और एज भाई भी होनी। मगर अगर एज शोहर के उसने अपनी आने वाली नस्ल और अपनी बीवी को कैसे, अपनी फैमिली को कैसे लेके चलना है, तो डेफिनेटली माशरा चेंज होगा, और डेफिनेटली हमारी चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेटली
जब जिस घर का मर्द जो है वो ज़्यादा बेहतर मामला फ़हम होता है, वहाँ के माहौल ज़्यादा बेहतर होते हैं, वहाँ की चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। मैं औरतों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, क्योंकि अल्टीमेटली औरत इस मर्द की तरबियत कर रही है। तो औरत वो एक्चुअल सतून है इस माशरे का, जो कि हमारी सोसाइटी को लीड कर रही है। और इस लीडिंग रोल में, क्योंकि उसने वो सब सिखाना है जो इस माशरे को खूबसूरत बना सकता है, तो उसमें मर्द की तरबियत एक अहम तरीन फ़रीज़ा है। हम आज तक औरत की तरबियत पे फ़ोकस रहे हैं। इस फ़ोकस को थोड़ा-सा शिफ्ट कीजिए, मर्द की तरबियत की तरफ फ़ोकस कीजिए। ऑनेस्टली दुनिया की खूबसूरती को 4 चाँद लग जाएँगे। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बर्दाश्त किया, सुना। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी को जो है वो कवर अप किया जाए, कॉन्टैक्ट अस, हम आपको ज़रूर कवर करेंगे। फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी पैनल के साथ किसी नए टॉपिक के ऊपर, और फीमेल रिलेटेड और मैरिटल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दे आर द एसेट्स। ये आपको मुझसे भी ज़्यादा बेहतर इसलिए बता सकते हैं कि दे आर लिविंग, दे आर गोइंग थ्रू एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। इन्होंने फेस की हैं वो सारी चीज़ें। मैं तो किताब से, क्लिनिक से, बहुत सारी और चीज़ों से, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से चीज़ें सीख के आपसे शेयर करती हूँ, मगर ये लोग इसमें से गुजर रहे हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।